Hello everyone, good evening. Please confirm if audio video is clear. So देखिए, अगर हम लोग डिस्कस करें, हम लोग यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? बेसिक फिज़िक्स। हम लोगों को जो पढ़ना है वो बेसिक फ़िज़िक्स पढ़ना है बच्चों। और आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता ही दिया है सब्जेक्ट का कि कोई भी आप सब्जेक्ट आगे पढ़ते हो, इंजीनियरिंग का आप अपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। चाहे वो क्यों ना जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो, चाहे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, है ना, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो सोम हो, वॉट एवर इज़ देयर, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। सो अभी तक के जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है? अगर मैं बात करूं अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है, अगर उस पर फोकस करते हैं हम कि अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो क्या किया है, तो मैंने अभी तक आपको चैप्टर नंबर 1 में एक तो बताई है फंडामेंटल यूनिट्स बेटा। एक तो मैंने आपसे फंडामेंटल यूनिट्स डिस्कस कर ली हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताई थी कि फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत क्या है, और साथ ही साथ हमने ये डिस्कस करा हुआ है कि कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी बेटा फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जैसे कि आपको पता है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, आपको सारी पता है। मीटर, है ना, जैसे कि लेंथ है मीटर में है, मास केजी में है, टाइम सेकंड में है, एम्पियर करंट एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। ये सारी चीज़ें हम लोगों को जो है डिस्कस करनी होती है। आपको मैंने ये भी बताया अभी तक कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, जैसे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियस में और सॉलिड एंगल को स्टेडियन में नापते हैं। बाकी की जितनी भी यूनिट्स होती हैं सब इसी से हमारी निकल आती हैं। जितनी भी बाकी की यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके हम लोग निकल आती है। वो सारी बातें हम लोगों ने करी थी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी तक के डायमेंशन फार्मूला। आप लोगों को, आप बताइए मेरे को, आपको अभी तक का समझ में आ गया है? तो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा डायमेंशन। डायमेंशंस में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा है कि डायमेंशनल फार्मूला किसी चीज़ का क्या होता है, तो बोले जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि फोर्स, एनर्जी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वर्क डन, है ना, जो भी आपको नाम लो, डेंसिटी, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग रख दें एक, उनका जो डायमेंशंस हैं उनमें अगर जो बेस यूनिट्स जिनको बोलते हैं, जैसे कि मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं वगैरह वगैरह, लेंथ को l से, टाइम को t से, तो वो जितने भी होंगे उनको हम लोग ब्रैकेट में अगर इनक्लोज कर दें तो वो जो भी निकल करके आता है उसे हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो अलग अलग चीज़ों के आपने डायमेंशनल फार्मूला सीख लिया है। डायमेंशनल फार्मूला से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा उसकी भी हम लोगों ने बात कर ली है कि डायमेंशनल फार्मूला से अगर आप देखें तो डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन आप पता कर सकते हैं इक्वेशन सही है या गलत है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। लेकिन साथ ही साथ एक उसमें जो ड्रॉबैक था वो एम्पेरिकल इक्वेशंस का था, वो हम लोगों ने डिस्कस करा है। साथ ही साथ हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ यूनिट डिस्कस करा, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अभी के लिए। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपको बताया गया है कि बड़े से छोटी यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई और छोटे से बड़े यूनिट में आने के लिए डिवाइड करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। आपको इसके जितने भी सवाल बनने थे, n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्लास का था। हम लोग क्यों रिवाइज कर रहे हैं फटाफट से। जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने बात करी, उसी चैप्टर में हम लोगों ने और जो बात करी वो किस बारे में बात करी है कि और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसके हमारे क्या डायमेंशंस होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट जो होता है जी, उसके बारे में बातचीत करी, प्रेशर के बारे में। एक चीज़ हम लोगों ने और सरफेस टेंशन की, उस दिन हम लोगों ने पूरी बात करी थी कि सरफेस टेंशन कैसे, क्या कहानी है सरफेस टेंशन की। और जो हम लोगों ने बात करी है वो क्या करी है, साथ ही साथ बेटा हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था जिसमें कि सारे के सारे चीज़ों को हमने डिस्कस करा था फोर्स, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके का अगर सवाल आपसे कभी कोई पूछता है तो आपको जिसमें पूछ रहा है उसको आप दूसरी यूनिट में निकाल। जैसे आपको यहाँ पे फोर्स, लेंथ और टाइम में बोला था, ज़्यादातर आपका मास, लेंथ और टाइम में होता है, तो फोर्स को मास को फोर्स के रिस्पेक्ट में आपने निकाल लिया था और सारी की सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली थी। ये आपने अभी तक के आपने पूरा कहानी पढ़ रखा है, ठीक है। आज जो हमको शुरू करना है बेटा, ओके, तो काफ़ी लोग ऐड हो रहे हैं और फटाफट बेटा और ऐड हो जाइए। जो लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और आप शेयर कर लीजिए, है ना, तो फटाफट ऐड हो जाइए। देखिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेस को क्लियर करना। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो हमारा सवाल सब फंस जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे फोकस करते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। तो आज मैं क्या करने वाला समझना, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम की पूरी कहानी क्या है, ये तो आगे पढ़नी है। लेकिन चूंकि हमें पढ़ना है और डायमेंशनल फॉर्मूले हमारे क्लियर होने चाहिए, इसलिए हम लोग बेसिक टर्म्स को उठा करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बेसिक टर्म्स को उठा करके बेटा यहाँ पे चलें तो फोकस करिएगा जरा, आप फोकस करिएगा। सबसे पहले जो अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में क्या फ़र्क है, ये मोमेंटम क्या होता है ज़रा बताना। मोमेंटम, हाँ भाई फटाफट बताइए, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है आप बताइए। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। ये तो लीनियर मोमेंटम हो गया सर। हाँ, लीनियर मोमेंटम। इसी में अगर चेंज बोले तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें पर यूनिट टाइम में, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फोर्स। और वो होता क्या है बोले, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वो चेंज हो गया, मास तो कांस्टेंट रहेगा dv/dt, जिसको हम लोग बोल देते हैं m इनटू एक्सेलरेशन। तो बोले फोर्स इज डायरेक्टली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यही हमारा न्यूटन का क्या है? सेकंड लॉ है। यही हमारा क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये सारी बातें आपको क्लियर है? ज़्यादा इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहे, अभी बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया लीनियर मोमेंटम हो गया। बोले लीनियर मोमेंटम हो गया सर मास इनटू वेलोसिटी। यही अगर हम लोग बात करें बेटा, एंगुलर मोमेंटम की, तो जरा एंगुलर मोमेंटम समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सर कुछ टर्म्स को और पहले डिफाइन करिए, तब समझ में अच्छे से आएगा। बोले ठीक है सर, फोकस करिए। बात यह है कि सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी क्या है सर? वेलोसिटी है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, यहाँ से यहाँ जब चले आप, यहाँ से यहाँ चले तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो बोले लेंथ अपॉन में टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बोले एंगुलर वेलोसिटी सर हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी जब हमारा एंगल्स में मूवमेंट हो रहा है, मतलब रेडियंस में हो रहा है, कितने रेडियंस, डिग्री में नहीं बात करते हैं, रेडियंस में बात करते हैं। तो बोले हमारा रेडियन, कितने रेडियन पर सेकंड हमारा मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एंगुलर, उसको हम लोग एंगुलर स्पीड ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। ठीक है, बोले ठीक है सर। अब बात यह है कि समझना बात को, मोमेंटम होता क्या है? लीनियर मोमेंटम बोले मास है, मास को मूव करने में, मास जब हमारा वेलोसिटी लाओगे तो उसमें कुछ ना, वही तो मोमेंटम हुआ कि भाई कितना, जैसे गेंद पकड़ते हैं, गेंद तेजी से आ रही होती है, उसमें कितना मोमेंटम है, तो बोले वो मास में है। और एंगुलर मतलब क्या है? कोई बॉडी होगी, ये हमारी पूरी यहाँ से यहाँ घूम रही होगी। बोले हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश करी कि ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है और ये शाफ्ट हमारा ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। बोले हाँ, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी है तो कुछ ना कुछ हमारा एंगुलर मोमेंटम भी होगा। बोले बिल्कुल सर होगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? बोले ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी और इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सेस के बाद जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब समझना, ये बेसिक्स हो सकता है आपको क्लियर ना हो अभी, तो कोई बात नहीं है, आपको आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगे, अभी आप उस पर फोकस मत करिए। आप बस ये समझ लीजिए कि अगर हमारा ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर ये देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग आगे इसको और समझेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी हम लोग बस बेसिक, क्योंकि फॉर्मूला आपसे निकलवाना है तो हमको आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसी में और बातें करते हैं, फोकस करिए। तो अगर मैं और बातें करूं, आप बताइए फटाफट। मेरे को आपसे सवाल जो पूछने हैं वो पूछने डायमेंशनल फार्मूला के। अभी जो हमको सवाल आपसे पूछने हैं वो पूछने हैं प्रॉब्लम डायमेंशनल फार्मूला की पूछनी है। आप अभी डायमेंशनल फार्मूला ही क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आप बताइए, एक तो हो गया लीनियर मोमेंटम की आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? मोमेंटम, एक तो लीनियर मोमेंटम का बताना है आपको डायमेंशनल फार्मूला, और दूसरा बताना है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम ये आप लोग शेयर कर दीजिए आपस में, है ना, तो और लोग जुड़ जाएं।
और लोग जुड़ जाएं। मैं लिंक और भेज दिया था मैंने, वैसे मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फटाफट फास्ट सॉल्व करेंगे। Ask everyone to join. Ask everyone to join. Okay, so यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? बोले मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी मतलब m/l(t)-1। क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर। लीनियर मोमेंटम m/l(t)-1। वेरी गुड बेटा। इधर देखो एंगुलर मोमेंटम बताओ फटाफट, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? सर एंगुलर मोमेंटम हमको पता नहीं है क्या होता, अभी बताने की कोशिश करिए। एंगुलर मोमेंटम फटाफट बताइए क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम अभी समझाने की कोशिश करिए, आपको फटाफट बताइए क्या होता है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म करिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फटाफट फास्ट। देखिए पीछे मैंने बताने की कोशिश करी, एक बार और दिखा देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम की हम लोग बात कर रहे हैं I इंटू ओमेगा। आप निकालिए फटाफट क्या होता है। तो आपने निकाला है m/l(2)t-2। सही से चेक करिए एक बार फटाफट सही से चेक करिए। एंगुलर m आई नहीं रहा है, l आ रहा है सिर्फ। तो देखते हैं, इसीलिए मेरे को आपको और डिस्कस करना पड़ेगा। मेरे को पता है आपकी परेशानी। चलिए अगर ये हो जाएगा अभी, चलिए इसको और कराएंगे, और आप साथ में 2-3 और करिए, है ना। सारे एक साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी सारे लिखेंगे आप फटाफट। फ्रीक्वेंसी का लिखिए। और 4th नंबर है आपका एंगुलर मोमेंटम था ना, यहाँ पर एंगुलर स्पीड इसका लिखिए। फोकस करना, सारी चीज़ें याद करना जो पहले पढ़ा रखी है। जब ये सारे होंगे तब सारे एक साथ डिस्कस करेंगे, तभी हमको क्लियर हो पाएगा। एंगुलर स्पीड है ना। और हमें डिस्कस करना होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। आपको डिस्कस करना होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन फोकस करिएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन 5th हो गया। नेक्स्ट देखिए और है आपके पास, सब करते जाइए फटाफट, मैं पूरे सवाल लिखे दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है। बोले ठीक है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और बताइए नेक्स्ट 7th है टॉर्क। सर इतने सारे हो गए हैं कि अब दिमाग खराब हो गया हमारा, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा तो मैं पहले उन्हीं को डिस्कस करूंगा जो आपको आते हैं। तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम आता है। लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वो आपने लिख लिया। बोले ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी का बताइए सब लोग। चलो सब लोग पहले फ्रीक्वेंसी का बताओ फटाफट। फ्रीक्वेंसी का कितना हो जाएगा सर? फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी का कितना हो जाएगा? t−1। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी का कितना हो जाएगा? t−1। ओके। एंगुलर स्पीड, सर एंगुलर स्पीड का मतलब होता है रेडियन पर सेकेंड। अरे बोलो हाँ या ना। एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। क्या इसका भी सेम ही आएगा? क्योंकि रेडियन तो हम लोग उसमें दिखाते नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना। हमने तो वो 7 ही पढ़ रखी है। अरे ये वाली बात पता है कि नहीं पता है? हम लोग यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूले में सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं, 7 की। mLT/I/K/mol/CD है ना टेडलर। और बाकी हम लोग बात नहीं करते हैं बाकी सब की। तो बोले यहाँ पर जो आपका आएगा तो वो एंगुलर मोमेंटम में भी कितना, एंगुलर स्पीड में भी कितना जाएगा? t⁻⁻1। अनिकेत इधर देखो पहले, t⁻⁻1। क्लियर है? सर मोमेंटम नहीं बता रहे, रुक जाओ अभी आ जाएगा, बता देंगे।
एंगुलर एक्सीलरेशन बोलो, एंगुलर एक्सीलरेशन बोलो फटाफट, एंगुलर एक्सीलरेशन। सर स्पीड का आपने t-1 लिखा है तो एंगुलर एक्सीलरेशन का हमें पता है कितना हो जाएगा, t-2। क्लियर है बात? बोले हाँ सर। अब बात ये है, आपको भी पता है ये बात, आपको भी पता है कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। जैसे पहले क्या था, मास, सिर्फ मास था, इनटू में एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी था। एक बॉडी थी वो जा रही थी, यहाँ पे क्या है, बॉडी घूम रही है, तो उसमें हमको निकालना है, तो उसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात यह है कि कई लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये फर्क नहीं कर पाते हैं कि वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आप लोगों ने जो पढ़ रखा है वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखा है। यहाँ पर अभी जो बात होगी वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होगी। मतलब एक मास है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तुमको पता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने जो पढ़ रखा, चलिए पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपने जो पढ़ रखा है, आगे चल के तो डिस्कस हो गई। एक एरिया होता है, तो बोले एरिया के मोमेंट का मोमेंट, एरिया के मोमेंट, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो बोले पहला हो जाता है एरिया इंटू में वाई, और फिर से वाई, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जब हम लोग आई लेते तो आई बराबर ए वाई स्क्वायर, इसकी जो यूनिट होती है वो एल की पावर 4 में आती है। लेकिन यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात चल रही है, एम वाई स्क्वायर। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आएगा वो टर्म जो आएगा, आपको ये नहीं पता है अभी, वो हो जाएगा एम एल का स्क्वायर। और बेटा अगर ये एम एल का स्क्वायर हो जाएगा बालक, तो क्या इसका जवाब दे दोगे, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना हो जाएगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, बोले एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बोले m इनटू में एल स्क्वायर है सर। और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, बोले एंगुलर वेलोसिटी सर आपको पता है, देखो पीछे एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा, जो होती है रेडियन पर सेकंड, जिसमें सेकंड दिखाते हैं, तो सिर्फ t-1। तो यहाँ पे आ जाएगा एम एल स्क्वायर t-1। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो यार। एम एल स्क्वायर t-1, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना बेटा। तो बस यही हमारा मकसद है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। आपके जो है एग्जाम में कुछ भी हेल्प हो जाएगी अगर इससे, तो बहुत है। आपको पता है, आप जिसके नंबर से एक आध नंबर से रुकता है उसको पता होगा ये बात कि 0.25 नंबर की क्या खासियत होती है, 0.25 से भी एग्जाम रुक जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, टॉर्क की बात करते हैं। तो अब हम लोग टॉर्क की बात कर रहे हैं, आप फटाफट बताइए, आपको जिसको पता होगा वो बताएगा, जिसको नहीं पता होगा वो देखेगा इधर। तो अब हम लोग टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सर एक्चुअल में सर हमने यहाँ पे दो बातें पता है हमें। एक तो बात क्या पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं फोर्स। और टॉर्क क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम था क्या, एंगुलर मोमेंटम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में ओमेगा जो रेडियन था, और अपॉन में टाइम और आ गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, बोले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तो बोले सेकंड मोमेंट ऑफ मास, बोले हाँ। और इसका हमारा कितना था, बोले t की पावर -1 रेडियन पर सेकंड, एक t और आ गया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर t-2, एम एल स्क्वायर t-2। क्लियर है, एम एल स्क्वायर t-2। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई है। ये आपका पूरा खेल है, आप इसमें देख लीजिए। आपको कोई चीज़ का डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, आपको यहाँ पर यूनिट्स में कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। तो लीनियर मोमेंट, अब ये देखना, अब जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर फॉर्मूला में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लीनियर मोमेंटम डायमेंशन, तो काफ़ी डिफरेंस है लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले में और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में। क्लियर है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, सब कुछ हम लोगों ने बात कर लिया। क्लियर है बात? अरे हाँ बोलो यार, हाँ बोलो भैया। जो लोग प्रेजेंट हैं एटलीस्ट दे शुड लाइक इट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कम से कम, हाँ। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, पूरा सीरीज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये क्लासेस अटेंड करनी है, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक, और बहुत जल्द से जल्द मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वेइंग एंड लेवलिंग। जब आप सर्वेइंग और लेवलिंग पढ़ते हैं उस समय के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है बेटा एरर्स इन मेजरमेंट। टॉपिक का नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। फोकस करिएगा। एरर्स इन मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो
आप बताइए पहले आपको इस सब से क्या समझ में आता है। तो अगर मैं बात करूं कि जब भी हम कुछ मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी जरूर रहती है। सर टॉर्क फिर बता दीजिए, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है, जैसे फोर्स समझते हो, फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है, लीनियर मोमेंटम क्या था? बोले लीनियर मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, उसमें जो भी चेंज होगा। वैसे ही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या था? पीछे स्लाइड में दिखाया। एंगुलर मोमेंटम क्या था? बोले ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस तरीके से हमारा होगा। इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब कितना होता है? बोले टॉर्क होता है। क्लियर है? और पूछिए। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स एंड मेजरमेंट, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फटाफट देख लेते हैं उसको, फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको अगर हम लोग बात करें एरर्स इन मेजरमेंट की, तो कोई भी आप स्केल से रीडिंग लेते हो, कोई भी स्केल से आप अगर रीडिंग लेते हो तो वो वैल्यू में कहीं ना कहीं आपका इनएक्यूरेसी रहता है। जैसे कि इस स्केल को देखिए, इस स्केल को देखिए, इस स्केल को अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि जैसे कि 30 हो गया, सेंटीमीटर का स्केल है, मान लो 30। मान लीजिए आप यहाँ पर आए और फोकस करिए, ठीक है। आप मान लीजिए आपकी रीडिंग कुछ इतनी आई है, इतनी, ये रीडिंग आई है, तो आप क्या बोलोगे? चलिए अभी डिस्कस करता हूँ, पहले ये क्लियर करके बताइए, अभी लास्ट में फिर से बता दूंगा। ये बताइए, ये रीडिंग सेंटीमीटर्स में, तो आप क्या बोलोगे? बोले 30 और सर 31 सेंटीमीटर बोल दोगे। क्या बोल दोगे? 31 सेंटीमीटर है सर। और सर यहाँ पर सर कुछ ज़्यादा है 31 से, लेकिन अब 31 से लेकर के 32 के बीच में है, बाकी हमें नहीं पता। 31 से लेकर के 32 सेंटीमीटर के बीच में है, बाकी हमें नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आप इनएक्यूरेट हो, कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग्स में प्रॉब्लम है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरर्स। हाँ अनिकेत अभी बताता हूँ ना, पहले ये क्लियर कर लेते हैं टॉपिक। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी स्केल होगा तो उसमें कहीं ना कुछ हमारी रीडिंग्स में प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, व्हेनेवर यू टेक ए मेजरमेंट, इट हैज़ सम मेजरमेंट। जब आप लेते हैं measurement contains मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेनिटी, एंड दैट इज कॉल्ड एज सर्टेनिटी, एंड दैट इज कॉल्ड एज एरर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर। उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एरर। क्लियर है बात? हाँ अभी डिस्कस करते हैं, चलिए फोकस करिए। नेक्स्ट, तो एरर्स इन मेजरमेंट क्लियर है? बोले ठीक है सर। एरर्स इन मेजरमेंट क्या होता है? बोले जो भी हमारी एरर होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी हमारा, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, रीडिंग मान लीजिए 2 पॉइंट्स के बीच में आ गई, इसके लीस्ट काउंट से भी ज़्यादा आपको गहराई में जाकर के अगर रीडिंग लेनी तो कहीं ना कहीं आपके लिए एरर के जैसा काम करेगा। क्लियर है? आपको लग रहा है कि वो वैल्यू 3821 लिख रहे हो, आपको लग रहा है कहीं 4000 तो नहीं, आपको लग रहा है कहीं 3500 तो नहीं, इस तरीके। सर इतना बड़ा फर्क? अबे हम बहुत छोटे छोटे बात कर रहे हैं। मान लो ये माइक्रोमीटर की बात चल रही है, तो आप समझ लो, आप तो 0.3 और 0.4 एक ही समझ लेते हो, 0.38 और 0.4 एक ही बात है। अब माइक्रोमीटर में तो ये इतनी बड़ी वैल्यू हो गई, तो वो काफ़ी, ये एरर्स बहुत मेजर रोल प्ले कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो। जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, मान लो कोई चीज़ बना रहे हो हार्ड एंड फास्ट, तब आपको फिर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की बात करनी होती है। जब फील्ड में होते हो, जैसे मान लो आप बात करो, घर की बात कर लो, आप अपने घर में क्या होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, चल गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, कुछ खतरनाक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट हो जाती है। मान लीजिए आपने नीचे से कॉलम बनाया, 2 फ्लोर तक तो गया और आगे जाकर के टिल्ट हो गया, इधर उधर हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ों का, छोटा छोटा वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस रहता है इंजीनियरिंग में। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ इसी स्केल में, देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इसमें मैं और भी बात करता हूँ, पहले हम लोग कुछ और ऐड करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कुछ और ऐड करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा, आपने ये समझ लिया है कि एरर्स किस तरीके से होती हैं, तो बोले हाँ, जो भी सर रीडिंग लिखेंगे उसमें, जैसे कि आप जैसे बोल दोगे कि आपका वेट कितना है, 70 kg है, या कोई बोल देगा 70.5 kg है, तो है ना, तो वो हो सकता है कि ऐसा हो 70.4837,
केजी, तो वो ग्राम्स में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, माइक्रोग्राम्स में और ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जो है आप कहीं ना कहीं एरर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग नए टर्म सीखते हैं, दो बेसिक नए टर्म सीखते हैं। पहला हमारा है एक्यूरेसी, और दूसरा है प्रिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों लगते एक जैसे हैं पर उसमें काफ़ी फ़र्क है। आपको कुछ पता हो इनके बारे में तो बताइए। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में आपको कोई जानकारी हो तो आप प्लीज़ डिस्कस करिए। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, फटाफट बताइए क्या है इसमें, आपको जो जानकारी हो आप बताइए। फोकस करिए। जी सर टॉर्क अभी बताएंगे। हाँ, टॉर्क तो हो गया, रविलेस अभी हम सब बाकी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो अगर एक्यूरेसी की बात करें, फोकस करना, मान लीजिए कि आपका वजन जो है, आपका जो वेट है वो 75 kg है। ऐसे देख लिए 75.843 इतने केजी आपका एक्चुअल वजन है। सर ये कैसे पता पड़ा? एकदम एक्यूरेट, आपने बिल्कुल बढ़िया से नपवाया था पहले, आपको एकदम एक्यूरेट पता है। अब देखना दो बातें, बोले क्या, एक जगह आप गए, मशीन में आप गए और आपने उसमें रीडिंग ली और आपको ये पता पड़ा कि दो बार अलग अलग वैल्यूज़ मिली आपको, या फिर दो अलग अलग मशीन है, समझना, एक मशीन है वेइंग मशीन, एक वेइंग मशीन है ये पहली वाली, और दूसरी वेइंग मशीन है ये, ठीक है। बोले ठीक है सर, पहली वाली वेइंग मशीन से आपको जो वैल्यू मिली वो मिली 75.8। पहली वाली से जो वैल्यू मिली वो मिली, एक्यूरेसी मीन्स एक्चुअल टर्म। देखो ध्यान से देखो, ना शुभम फोकस करो, ये सब नहीं बोलना है, फोकस करो, भी गलत हो जाएगा। 75.8 एक तो वैल्यू ये मिली, ठीक है, और दूसरे में वैल्यू ये मिली 75.643, दूसरे में वैल्यू मिली 643। हाँ भाई, पहला वाला एक्यूरेट ज़्यादा है कि प्रिसाइज ज़्यादा है, दूसरा वाला एक्यूरेट ज़्यादा है कि प्रिसाइज ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें, पहली वाली मशीन ने हमारे रिजल्ट के काफ़ी करीब रिजल्ट दिया है, दैट मीन्स इट इज़ मोर एक्यूरेट कंपैरिजन में, ये एक्यूरेट ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें बालक कि ये जो दो वैल्यूज़ है, ये जो दो वैल्यूज़ यहाँ दी हुई हैं, अगर एक्चुअल वैल्यू ये है तो अलग अलग मशीनों से जो आपने वेट लिया था उसमें एक्यूरेट ज़्यादा कौन सा है? बोले ये वाले के पास में जो ज़्यादा है वो एक्यूरेट हुआ। एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि ट्रू वैल्यू के आप कितना नियर बाई हो, जितना ज़्यादा नियर बाई हो गए उतना ज़्यादा एक्यूरेट। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। दूसरा, प्रिसीजन इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने, प्रिसीजन को समझना, ऐसे लेंस होता है ना, कितने मेगापिक्सल का, कितनी गहराई तक की वैल्यू दी गई है। बोले 75.643 डेसिमल तक दिया गया है, 3 डेसिमल तक, ये हो गया आपका मोर प्रिसाइज। अब भाई आप बताइए, आपको ये बात समझ में आई? एक्यूरेट और प्रिसाइज का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, फटाफट बोलिए प्लीज़। हाँ, कमेंट करिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? बोले आप, एक्यूरेसी का मतलब ये है सर कि एक्चुअल वैल्यू के कितने पास में है, कितने करीब में है, और प्रिसीजन का मतलब ये है कि कितनी लिमिट तक की वैल्यू दी गई है, मतलब कितने रेजोल्यूशन तक दिया गया है उस क्वांटिटी का। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग क्लियर कट डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन। देखो पहले समझ लिया, अब डेफिनेशंस पे काम कर लेते हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? बोले मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है, हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू।
सही वाली वैल्यू के कितने करीब है, ये एक्यूरेटी बताता है। और प्रिसीजन की अगर हम लोग बात करें तो कितने रेजोल्यूशन तक, कितनी लिमिट तक आपने बात, कितने डेसिमल तक, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बोले ठीक है, तो व्हाट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब वही है प्रिसीजन, या फिर लिमिट, कितनी लिमिट तक आपने बात करी, द क्वांटिटी इज मेजर्ड, क्वांटिटी इज मेजर्ड। क्लियर है भाई यहां तक की बातें? अरे बोलो बालक। तो ये हमारा हो गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यहां तक की हमारी कहानी हो गई समाप्त। और आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाने की भी कोशिश करी है कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है। बोले एक हमारा वजन है 75.843, इसके दो वैल्यूज निकाली हैं आपने, 75.8, 75.643। 75.8 जो एक्यूरेट वैल्यू की ज़्यादा पास है वो मोर एक्यूरेट हुई, और जिसमें ज़्यादा डेसिमल्स तक की बातें करी गई हैं वो क्या हो गई, मोर प्रिसाइज हो गई। ये सारी आपकी बातें, ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ी नहीं है, ये हमेशा आपने पढ़ी है अपने 12th में, पर चूंकि आपने उस समय कुछ पाप किए थे तो वो पाप अब धुल रहे हैं, है ना। तो अब दोबारा से वो पाप मत करना, मतलब अब यहाँ पर क्लास में कायदे से बैठना है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एरर, कितने तरीके की एरर्स होती है अलग अलग। सबको हम एक एक करके थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सर्वेइंग में, कहीं ना कहीं आपको और भी जगह ये टेस्ट में काम आती है। बोले ठीक है सर, फटाफट, और वैसे भी पता होनी चाहिए। तो पहला होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर ये क्या होता है सर? तो फोकस करना, ये ऐसी एरर है जो बार बार सेम हो रही है। जैसे कि मान लीजिए ये स्केल है, आप ये कितने सेंटीमीटर का, मान 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 0 है, मान लीजिए यहाँ 0 से 1 2 3 4, अरे ध्यान देना भाई, बस मिस नहीं कर जाए बात कहीं। ये मान लीजिए 0 से शुरू हो रहा है स्केल, यहाँ से 1 है, तो 0 से 1 2 3 4 5 ऐसा दे दिया। और मान लीजिए रीडिंग आप यहाँ से लेने लगे, अब आप यहाँ से गिन रहे हैं, आप गिन कहाँ से रहे हैं? बोले माइनस के 0.5 होगा, ये देखो ये 1 है तो ये माइनस के 0.5 होगा। आप गिन यहाँ से रहे हैं, लेकिन इस वैल्यू को आप काउंट कितना कर ले रहे हैं? 3। तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, और बार बार आप सेम गलती करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। बार बार सेम एरर हो रही है, आपकी जो है इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, जो आपने कुछ टेबल बना रखी होगी, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाएगा ना, तो उस एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। इसमें कोई डाउट है? अरे समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है कि यहाँ से आपने काउंट करने की जगह यहाँ से काउंट करने की जगह यहाँ से काउंट कर ले। सर हमारे स्केलों में सर कहाँ से होता है? तुम्हारे स्केल में तो 0 यहीं से होता है। वो डिपेंड कर जाता है, पता है ना, कि आपने तो एक ही स्केल देखा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, कि आपकी वो एरर मान लीजिए उसी में प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्लियर? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, बोले सर इसका बारे में बताइए। अरे याद करो वो परमीबिलिटी का टेस्ट, परमेबिलिटी का टेस्ट। बोले सर कौन सा परमेबिलिटी? अरे फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। सर ठीक है, अभी थोड़ा कम पढ़ा है, पर हाँ आप बताइए, हम समझ जाएंगे। बोले एक सैंपल होता है, उसमें से पानी पास कर रहे होते हैं, यहाँ पर ट्यूब लगी होती है, फोकस करना, यहाँ पर ट्यूब लगी होती है। बोले हाँ, और हम लोग देखते हैं कि किस समय पे हेड कितना है। बोले H1 T1 से टेस्ट करते हैं, फिर H2 निकालते हैं T2 पे, अलग अलग टाइम पे। बोले हाँ, वैसे ही हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है, वहाँ पे अलग अलग X1 X2 पे टाइम क्या होगा ये। अरे मतलब जैसे कंसिस्टेंसी का टेस्ट करते हैं, VB कंसिस्टेंसी, अरे बता सीमेंट पढ़े हो ना, BMC यार, कुल मिला के टेस्ट कर रहे हैं, मतलब टाइम काउंट कर रहे हैं। बोले हाँ, आपको घड़ी में से टाइम काउंट करना है। बोले ठीक है सर। अब आप क्या कर रहे हो, पहली बार, हर बार आप ही को घड़ी पढ़नी है ना, आप टेस्ट होता है, आप बटन दबाते हो, टाइम काउंट करते हो। मान लीजिए थोड़ा आगे पीछे कर दिया आपने, अरे थोड़ा माइक्रो सेकेंड्स का फर्क पड़ गया, जैसे आपको हर 2 सेकेंड में आंसर चाहिए था, तो आपने क्या करा, पहली बार 2.001 में सेकंड में लिया, दूसरी बार 1.98 सेकंड में लिया, तीसरी बार फिर 2 सेकंड में ले लिया, फिर अगली बार 2.03 पे ले लिया। अरे मतलब ये रैंडम एरर्स है, आपको ये पता नहीं पड़ेंगी, ये आपकी एरर्स रैंडम है, ये कभी भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती है। अरे यार अगर आ रहा है समझ में तो हाँ बोलो यार, कम से कम, कि रैंडम एरर्स क्या होंगी और सिस्टमैटिक एरर्स क्या होंगी, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। सिस्टमैटिक एरर स्केल में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी स्केल का मेजर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सबसे आसान तुम्हें यही पता है,
तो ऐसे ही अलग अलग है। तो बोले ये हमारा हर बार सेम एरर होगी। यहाँ पे क्या है कि रैंडमली ये बार बार होती जा रही है, आपको पता ही नहीं पड़ रहा कि क्या हो रही है कहानी। क्लियर है? अरे बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। जी सर, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक और होता है हमारा, इसमें समझते हैं लीस्ट काउंट। अरे सर ये तो हमें पता है। क्या पता है? बोले सर एक स्केल होगा, आपने जो दिखा रखा है, जैसे कि ये वाला स्केल, पीछे वाला स्केल उठा लीजिए सर। तो ये जो स्केल है, इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। इस स्केल में ये तो बिगड़ेगा नहीं अब। तो इस स्केल में बेटा कितना है इसका लीस्ट काउंट? इस स्केल का लीस्ट काउंट बोलो आप। तो बोले सर अगर ये सेंटीमीटर में है कि एमएम में, आप बता दो। सेंटीमीटर में मान लो, तो सर इसका लीस्ट काउंट सर 0 से 1 सेंटीमीटर और 0.5। अरे लीस्ट काउंट बोलो बे, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट कितना होगा? अरे तुम ही बोलोगे यार। ये सेंटीमीटर में है स्केल, अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और यही हमारा प्रेजेंटेशन है इसका, यही हमारा प्रेजेंटेशन है कि बोले 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच में एक ही डंडी दे रखी है। मतलब 6 से आप पहले तो 6 पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ सकते हो? 6.5, फिर क्या पढ़ सकते हो? 7, फिर क्या पढ़ सकते हो? 7.5, फिर क्या? अबे 1 mm, पागल हो गए हो क्या? इस स्केल को देखो। अरे यार भांग खा लेते हो, हम तो बहुत परेशान हैं। दिन दहाड़े नशा करके मत आया करो यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 1 mm दिख रहा है इसमें। अरे यार कसम से भाई, अरे चुप रहो यार तुम लोग, अब बोलना नहीं थोड़ी देर। फोकस करो। सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई है, चल नहीं रहा है। 1 मिनट। हाँ भाई सब कुछ चल रहा है। हाँ तो जो लोग ऊपर भांग का सेवन करके आए हैं, क्या समझ में आ गया क्या गलती कर रहे हैं? अबे भाई बोल दिया मैंने कि ये सेंटीमीटर का स्केल है। भाई ये तो सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। ओके, आई विल रीस्टार्ट इट। ओके नाउ इट इज फाइन। तो भैया ये स्केल कौन सा है? सेंटीमीटर का है। अबे ये अगर स्केल सेंटीमीटर का है तो सबसे पहला तुम्हारा यहाँ 0.5 है। कितना पढ़ सकते हो? बोले 0 पढ़ सकते हो। फिर कितना पढ़ सकते हो? 0.5 पढ़ सकते हो ना भाई। फिर 1 पढ़ सकते हो। बोलो हाँ। फिर कितना पढ़ सकते हो? बोले 1.5। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? अरे बोलो यार, मिनिमम वैल्यू। तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला सुनो। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है? अब हर जगह अपना स्केल मत डाल दिया करो। देखो यहाँ पे लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू that can be measured minimum value that can be measured by the measuring instrument, या फिर जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अब इससे मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली कौन सा मेजर कर सकते हो? बोले हाँ 0.5 सर एक्यूरेटली बता सकते हैं। उसके बाद 0.1 बताएंगे हैं, 0.1 बताने लगोगे। अरे अजीब आदमी हो यार बिल्कुल। अरे क्लियर हो गया सबको यहाँ पे क्लियर हो गई बात? अरे बेटा क्या सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीस्ट काउंट। ये हमारा क्या हो गया? लीस्ट काउंट।
और इसी में अगर हम लोग बात करें तो एक एरर होती है जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट की एरर, लीस्ट काउंट एरर। अब आप बता दो अगर क्वेश्चन में, तो हमारा एक बोलते हैं कि इफ क्वेश्चन, अगर आप लीस्ट काउंट एरर क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट की दी होती है, इंस्ट्रूमेंट की दी होती है। अगर नहीं दी होगी तो जितना इसका लीस्ट काउंट होता है, इफ इट इज नॉट गिवन देन यू कैन टेक इट एज लीस्ट काउंट वैल्यू। लीस्ट काउंट का जो भी एरर होगा, भाई लीस्ट काउंट का एरर आएगा ना, अरे बोलो हाँ या ना, तो लीस्ट काउंट का जो भी एरर होगा वो किसकी वजह से होगा, लीस्ट काउंट की वजह से। तो अगर ये गिवन नहीं है, if it is not given then it can be taken as, इसको हम लोग ले सकते हैं, it can be taken as least count value। जो भी आपका स्केल का लीस्ट काउंट होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे कि वही हमारा क्या है, लीस्ट काउंट में एरर है। ठीक है, अरे बोलो यार। तो हम लोगों ने 3 एरर पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ी है रैंडम एरर, एक पढ़ी है हमने सिस्टमैटिक एरर, एक पढ़ी हमने सिस्टमैटिक एरर, टाइप्स ऑफ एरर में एक सिस्टमैटिक एरर, एक लीस्ट काउंट हमारा पढ़ा लीस्ट काउंट एरर, और एक हमने पढ़ लिया रैंडम एरर। ये 3 हमने एरर पढ़ ली। अब हम लोग बात करते हैं मोटा मोटा सबको मिला करके, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये टोटल एरर हमारी जो ट्रू वैल्यू से मीजर्ड वैल्यू का जो टोटल डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। बोले द मैग्नीट्यूड, फोकस करना, यही सब वर्ड्स है जो बाद में बहुत दिक्कत देते हैं। तो जो भी हमारा मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस किसके बीच में, फोकस करना। जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल रीडिंग है 7.85, ठीक है, और आपने जो रीडिंग्स ली हैं वो कितनी ली है, बोले 7.845, आपने लिए 7.835, 7.789। तो जो भी मैग्नीट्यूड होगा इनके डिफरेंसेस का है, एक्चुअल जो भी सारे का अलग अलग। तो बोले द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यूज, जो भी आप कैलकुलेट करोगे स्केल से, इंडिविजुअल वैल्यूज एंड ट्रू वैल्यू, जो भी हमारा ट्रू वैल्यू होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक की बातें क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो बताओ। जैसे कि अगर आपका एक स्केल है, मान लो आपका फोर्स आया 100 किलो न्यूटन का, कितने का आया, 100 किलो न्यूटन का, और बोल दिया इसमें एब्सोल्यूट एरर 10 किलो न्यूटन की है, कितने की है, 10 किलो न्यूटन की। तो आप समझ जाओगे कि या तो इसकी वैल्यू 100 प्लस 10 होगी या 100 माइनस 10 होगी। यही तो, यहीं से पूरी जितनी भी वैल्यूज निकालेंगे वो इन्हीं रेंज में। आपने टेस्ट किया और आपका जो एक्चुअल वैल्यू था वो 100 था, और सारी वैल्यूज आपकी कितनी थी, बोले 99 है ना, बोले 92, 91, 108, 109, सारी वैल्यूज 90 से लेकर के जो है 110 के बीच में चली गई। तो बोलते हैं इसमें जो भी एब्सोल्यूट एरर है वो कितने का है, 10 का है। तो बोले इसकी वैल्यू जितनी भी होंगी वो कहाँ से कहाँ जाएंगी, बोले 90 से लेकर के 110 तक। बोले एक बार माइनस कर दीजिए, एक बार प्लस करिए, सारी वैल्यूज इसमें रहेंगी। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। सर व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आएगा एरर नहीं पूछ रहे हो तुम करेक्शन पूछना चाह रहे हो, थोड़ा थम जाओ। तुम क्या पूछना चाह रहे हो, करेक्शन, कि पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है और नेगेटिव एरर का मतलब क्या है, और उसी में तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो करेक्शंस में, कि सर पॉजिटिव करेक्शन कब होगा, नेगेटिव करेक्शन कब होगा। इफ आई एम गेटिंग यू राइट, अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ तो आप इसी में जाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अभी तक का पहले बताओ, समझ में आ गया है। तो हम लोग जितना डिस्कस करने आए पहले वो हमें डिस्कस करना होगा। आपके क्वेश्चंस मैं पूरे लूंगा, ठीक है। अभी तक का बताइए, आपको समझ में आ गया कि ये एरर कौन सी है, बोले ठीक है सर आ गया। एक और पढ़ते हैं, नेक्स्ट, जितना पहले जानना चाहिए उतना जान लो, हम तुम्हारा क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर मैंने आपको खुद बताया था कि ज़्यादातर जैसे कि आपका परसेंटेज है 100 में दिखाते हो, वॉइड रेशियो सॉलिड के रिस्पेक्ट में दिखाना चाहते हो, है ना, वाटर कंटेंट वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में दिखाते हो। अल्टीमेटली आप सारी क्वांटिटीज जो है, जैसे कि स्ट्रेन की बात करते हो, आप जो है डिफ्लेक्शन की जगह पे स्ट्रेन की ज़्यादा बात करते हो रॉड में, बोले कि चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, और उसके रीजन भी क्या थे वो भी हमने कहीं ना कहीं डिस्कस कर रखे हैं, है ना। तो आप ज़्यादातर एरर्स को जो रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो रिलेटिव फॉर्म में करना चाहते हो। ये क्या होगी, बोले जो भी एरर है, जो भी हमारा एरर है, जो भी एब्सोल्यूट एरर, जैसे कि 10 किलो न्यूटन की वैल्यू आई थी पीछे, जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर है वो है किस में,
वो वैल्यू है किसमें, है किसमें मतलब व्हाट इज द, हाँ तो है किसमें मतलब ट्रू वैल्यू, अपॉन में ट्रू वैल्यू। जैसे कि जो पीछे हम लोगों ने एग्जांपल समझा है, उसके हिसाब से अगर एग्जांपल से हम लोग देखें तो एग्जांपल में क्या था, बोले एब्सोल्यूट एरर 10 का था और वैल्यू कितना था 100, तो ये हमारा कितना आ गया था, बोले 0.1 का हमारा इसमें क्या था, पीछे वाली वैल्यू में रिलेटिव एरर था। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। अरे क्लियर है? उसी को हम लोग परसेंटेज एरर में लिखते हैं जब हमारा परसेंटेज से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ तक की बातें क्लियर है भाई सबको? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है तो मैं अब एक एक करके डाउट्स आपके उठा रहा हूँ। अब मैं आपके यहाँ पर एक एक करके डाउट्स उठा रहा हूँ। बोले ठीक है सर उठाइए। सबसे पहले तो डाउट पूछा है, वो पूछा है शुभम ने। वो शुभम ये बोलना चाह रहा है कि सर एक तो हमने सुना है पॉजिटिव एरर, और दूसरा हमने सुना है निगेटिव एरर। सर निगेटिव एरर, फोकस करना। और हमने एक सुना है पॉजिटिव करेक्शन, और एक सुना है निगेटिव करेक्शन। समझो बात को? ठीक है सर, आप बताइए, हम तो समझ जाएंगे। मान लीजिए ये आपका स्केल है, बोले ठीक है सर, और इसमें रीडिंग्स हैं। मान लीजिए ये है 5 और ये है 6 और बीच में 2 रीडिंग है, 1 2। बोले 2 है मतलब सर 3 है मान लो। अच्छा 2 की जगह 3 मान लेते हैं, ठीक है। एक है 5, एक है 5.25, एक है 5.5, एक है 5.75, एक है 6, ठीक है। मान लीजिए ऐसे है आपका ये एक्चुअल में। आपने इससे रीडिंग लिया तो आपका इसका लीस्ट काउंट कितना है? बोले लीस्ट काउंट सर इसका है 0.25 सेंटीमीटर, 5, 5.25, 5.5, 5.75 और 6। अरे बोलो यार, चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं? अरे यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है भाई, इसको जूम कर दें, फोकस करो, एक बार में क्लियर हो जाएगा। बोले ठीक है सर। मान लीजिए आपका वैल्यू एक्चुअल में ये था, जो ट्रू वैल्यू थी आपकी, ट्रू वैल्यू चल नहीं रहा है, जो आपकी ट्रू वैल्यू थी वो थी 5.57, आपकी ट्रू वैल्यू थी 5.57, ठीक है। बोले ठीक है। और मान लीजिए आपने जब मीज़र करा तो मीज़र करते समय ये वैल्यू आ गई, मीज़र्ड वैल्यू जो आ गई, ये मान लीजिए आ गई आपकी, जो इसमें वैल्यू आ गई, ये मान लीजिए आ गई आपकी जो है 5.57 है, मान लीजिए आपकी वैल्यू आ गई 5.5। आपने मेज़र करा, आपने यहाँ तक कैसे मेज़र करोगे? बोले ये 5.25 होगा, ये 5.5 होगा, ये 5.75 होगा, तो आपने इसकी वैल्यू मेज़र कर ली 5.75। यही करोगे आप। आपने वैल्यू क्या कर ली है? ज़्यादा मेज़र कर ली, कम मेज़र कर ली है? आपने वैल्यू क्या कर ली है? ज़्यादा मेज़र कर ली है। अगर आपने वैल्यू ज़्यादा मेज़र कर ली है तो एरर कैसी आ गई है? पॉजिटिव एरर आ गई है। एरर कैसी आ गई है? पॉजिटिव एरर आ गई है। और इसको ठीक करने के लिए आपको इसमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा बालक। और करेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा? निगेटिव करेक्शन शुड बी अप्लाइड। जब आप निगेटिव करेक्शन अप्लाई, फिर से सर, हाँ, अरे कितनी बार बोलेगा भाई, आ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो करेक्शन हम लोग जितनी बार अप्लाई करेंगे, करेक्शन हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे निगेटिव करेक्शन हम लोग जो इसमें अप्लाई करेंगे वो करेंगे हमारा निगेटिव करेक्शन, निगेटिव, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, निगेटिव करेक्शन। बोले क्यों? अरे सर आपकी वैल्यू पॉजिटिव ज़्यादा है ना, अगर सही करना है तो आपको करेक्शन निगेटिव देना पड़ेगा। बोले 5.75 में करेक्ट करने के लिए, बोले 5.5556575, तो कितना आ जाएगा? बोले 0.18 का आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा। आप इसमें माइनस करेंगे तब आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अरे बोलो आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है भैया? यहाँ तक की बातें समझ में आ रही? इसको बोलते हैं निगेटिव करेक्शन। तो जब भी हमारा पॉजिटिव एरर होगा तो हमारा करेक्शन आपको क्या लगाना पड़ेगा? निगेटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा, मतलब वैल्यू को आपको कम करना पड़ेगा। जब आपकी वैल्यू मीजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव करेक्शन, पॉजिटिव एरर। अब यहाँ पे बात करते हैं निगेटिव एरर की। निगेटिव एरर कब आएगा? जब मान लीजिए आपने मीज़र क्या कर लिया, आपने मीज़र कर लिया इसी वैल्यू को, आपने मीज़र कर लिया 5.5, आपने क्या मेजर कर लिया? 5.5, मतलब आपने वैल्यू कम आंक ली है। एक्चुअल में तो वैल्यू 5.57 है,
एक्चुअल में तो वैल्यू 5.757 है, पर तुमने 5.5 मार्क कर लिया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वैल्यू हमारी निगेटिव आपने मार्क कर लिया है। इसमें जो एरर है वो कैसी है, निगेटिव है। और इस तरीके के लिए आपको इसमें अप्लाई कैसा करेक्शन करना पड़ेगा, पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। आपको जो करेक्शन अप्लाई करना होगा वो होगा पॉजिटिव करेक्शन। आप इसमें जो करेक्शन अप्लाई करेंगे बालक, वो करेंगे पॉजिटिव करेक्शन। क्लियर है बात? तो कितने का पॉजिटिव करेक्शन होगा, बोले प्लस, कितने का होगा बोलो, प्लस, इसमें कितना जोड़ दोगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, बोले प्लस कर दोगे 0.07, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव करेक्शन। यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो तो प्लीज कंफर्म। अगर यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई तो कंफर्म करिए। ये आपने जो पूछा वो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव एरर क्या होगा, निगेटिव एरर क्या होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई तो आप हाँ बोलिए, ठीक है। आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। देखो कहीं मर मुरा ना जाए फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमारी बच रही है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें, फ्रीक्वेंसी में क्या दिक्कत आ गई थी, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये देखिए वेव के फॉर्म में हमारी बात करते हैं, पर यूनिट टाइम होती है। बोले जो टाइम पीरियड होता है हमारा, जिसमें एक पूरी वेव की अगर हम लोग बात करें तो पूरा कितना टाइम लेता है पूरी एक वेव यहाँ से यहाँ तक में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। और पूरा एक वेव कंप्लीट होने में जो टाइम पीरियड होता है उसी का इन्वर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो क्या होती है, 1 में टाइम पीरियड, तो उसकी आ गई टी इन्वर्स। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है। हाँ भाई रविलेश, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्स ऑफ टाइम। टाइम पीरियड क्या होता है, बोले एक वेव को पूरा कितना टाइम लगा पूरा कंप्लीट होने में, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसी का इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, और कुछ पूछना है इसमें? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंटम? मोमेंट, अरे बहुत है, आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बेटा टॉर्क एंड मोमेंट हम लोग यहाँ पे लेकर के नहीं बैठेंगे, है ना। आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग अभी ये सब लेके बैठेंगे तो यहाँ वाली चीज़ें सारी मिस कर देंगे। तो हमको ये जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बोलो, और आपको मैं आगे बता दूंगा, ये गारंटी है मेरी कि टॉर्क मोमेंट ये सब आपका क्लियर हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। तो आप सिलेबस के हिसाब से चलो धीरे धीरे, है ना। आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक टॉपिक और है पढ़ने को, फटाफट, टाइम हमारा बहुत कम पड़ रहा है हमको। तो यहाँ पर हम नया टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और उसके पहले भी एक चीज़ बहुत जल्दी जल्दी देखिए डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। एक चीज़ है डिस्कस करने के लिए, वो है कि एरर्स हमारी जुड़ती कैसी हैं, एरर्स में हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है ए और उसमें एरर है प्लस माइनस डेल्टा ए का, मतलब एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा ए का, ठीक है। बोले वैसे ही एक वैल्यू है बी, उसमें प्लस माइनस डेल्टा बी का एब्सोल्यूट एरर है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे, एडिशन करेंगे, तो अगर आप वैल्यूज को जोड़ते हैं तो जोड़िए यहाँ पे क्या होगा, बोले ए प्लस बी, ये तो पूरी वैल्यू जुड़ जाएगी। और जब जोड़ेंगे तो डेल्टा ए और डेल्टा बी भी जुड़ जाएगा। तो आपका एडिशन आप करेंगे तो रिलेटिव एरर्स भी हमारी जो उसमें जो भी हमारी एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो भी सारी जुड़ जाएंगी। वैल्यूज हमारी क्या कर जाती हैं, एरर्स भी जुड़ जाएंगी अगर आप वैल्यू को जोड़ते हैं। इवन अगर आप वैल्यू को माइनस करते हैं तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। और साथ ही साथ लेकिन वहाँ क्या होगा, वहाँ तो माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले डेल्टा ए प्लस बी, फिर से जुड़ जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये वैल्यूज हमारी क्या कर जाती है, जुड़ जाती है। बोले ठीक है सर। यही अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में, दोनों में ही बात करें, तो रिलेटिव एरर्स जुड़ती हैं, रिलेटिव एरर्स जुड़ जाती है। बोले सर ये सब कैसे हो जाता है, फोकस करिए। अगर आप वैल्यूज को देखिए तो यहाँ पर आप लिख कैसे सकते हैं, बोले ए, अगर ए प्लस माइनस डेल्टा ए है और दूसरा है बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करिए तो आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आर की जगह पे क्या फोकस करना, यहीं से सब क्लियर हो जाएगा। आर की जगह पे हम लोग क्या, आर मान लीजिए लिख रहे हैं, तो आर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू में बी। बोले हाँ सर ए इंटू में बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करिए जब इनको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बोले एक को डिफरेंशिएट करिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करिए और पहले वाले को छोड़ दीजिए। बोले सर ठीक है। और यही हमारा आर ए बी होगा, यही हमारी एरर्स है। इनको डिवाइड कर लीजिए अगर आपस में, यहाँ पर अगर आप डिवाइड कर लीजिए तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोले डी ए बाई बी अपॉन में ए बी प्लस डी बी इंटू में ए अपॉन में ए बी। फोकस करना,
डेरिवेशन हो सकता है कि आपको डिफरेंशियल वगैरह ना आता हो, पर यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये बी से ये बी कट जाएगा, ये ए से ये ए कट जाएगा, तो ये रिलेटिव एरर्स है। देखो, चेंज इन एरर अपॉन में ए प्लस चेंज इन एरर अपॉन में बी, तो ये कहीं ना कहीं सबसेक्शन में एरर को क्यों ऐड होती है, देखिए आप, देखिए आपको खुद ही दिखेगा। पहले ये वाला देखिए, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव एरर्स हैं, ये है ना रिलेटिव एरर्स, मल्टीप्लाई और इवन डिवाइड में भी, दोनों में ही आपकी एरर्स क्या कर जाती हैं, रिलेटिव एरर्स जुड़ जाती है। तो पहले तो जो चीज़ें पढ़ने वाली है वो पढ़ लीजिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिलेटिव एरर्स एक्यूमुलेट हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, एक्यूमुलेट। यहाँ देखिए, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले ए माइनस बी करिए, आप ही खुद करिए ना। अगर आप ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, बोले यहाँ पे देखो ए माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस डेल्टा बी। अब इनको करेंगे तो ए माइनस डेल्टा ए माइनस में बी प्लस में डेल्टा बी आ जाएगा, माइनस, एक मिनट, ए माइनस डेल्टा ए और माइनस में, तो ये तो प्लस माइनस है, ये वैल्यूज तो कुछ भी ले सकता है। तो मान लीजिए ये पहली वाली वैल्यू प्लस आ रही है, दूसरी वाली नेगेटिव आ रही है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। एक चांस कि उसमें एरर्स क्या हो गई, दोनों एक्यूमुलेट हो गई। या फिर पहली वाली में नेगेटिव लिया, दूसरी वाली में पॉजिटिव लिया। अगर पहली वाली में नेगेटिव लिया, दूसरी में, तो पहले वाला नेगेटिव आ रहा होगा और दूसरे वाला पॉजिटिव, तो प्लस माइनस फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एरर्स बार बार ये जुड़ती रहेगी। इसमें एब्सोल्यूट एरर जुड़ेंगी, जो फोकस करना है पॉइंट वो आपको ये करना है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर्स जुड़ेंगी और यहाँ पर आपकी रिलेटिव एरर्स जुड़ेंगी मल्टीप्लाई और डिवाइड में। क्लियर है बात? व्हाट इज द, ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है बेटा? तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, फिर से नया सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी एंड कर रहे हैं क्योंकि कल हम लोगों को नया अपना चैप्टर शुरू करना है जो कि हमारा सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स में हेल्पफुल है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम लोग बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर में, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है सर, हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम लोग बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग जो यहाँ पे बात करते हैं, तो बोले सर ये होता क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है क्या नहीं होती है, अगर इसकी बातें करें तो फोकस करिए। एक मिनट, सब शुभम ठीक है, अभी क्लियर है ना बेटा? शुभम क्लियर? हाँ भाई देखिए, तो फोकस करिए। सिग्निफिकेंट एरर फिगर्स को समझने के लिए कुछ चीज़ें हम लोगों को याद रखनी होंगी। एक तो हम लोग है, होती क्या है तो समझिए। एक तो वैल्यू विद डेसिमल हो सकती है, एक तो वैल्यूज विद डेसिमल है। अगर हमारा डेसिमल के साथ में है वैल्यू, जैसे कि हमारा वैल्यूज कैसी है, बोले 1.208, समझ रहे हो, 2.24, इस तरीके की वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे मैनेज करें, मतलब पता करेंगे। तो उसके कुछ नियम हैं, वो हमको अगर पता होंगे तो हम लोग पता कर लेंगे। जैसे कि पहला नियम क्या है, बोले पहला नियम हमारा ये है कि अगर डेसिमल वाली वैल्यूज है तो जो भी नॉन जीरो वैल्यूज होंगी, नॉन जीरो, जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक, they are considered as significant figures, they are considered as significant figures। बोले ठीक है, जो भी नॉन जीरो होंगी 1 से 9। दूसरा क्या है, अगर जीरोज है, जीरोज आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। जीरोज को आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, फोकस करना, अभी क्वेश्चन कराएंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। जीरोज को हम लोग काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ दे आर मतलब अगर उनके लेफ्ट में if any non-zero number is left to them, उनके लेफ्ट साइड में अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं कराएगा। इफ इट इज नॉट देयर, अगर लेफ्ट में कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, इफ इट इज नॉट देयर, तो हम लोग बोलेंगे कि वो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप ना इसको एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं। पहला, जैसे वैल्यू लिखा हुआ है 6.0040, बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 0.004, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो फोकस करिएगा। सबसे पहले तो क्या है, आपकी नॉन जीरो जो वैल्यूज होंगी, सबसे पहले तो जो नॉन जीरोज वैल्यूज होंगी। सर हाँ, किसी को कुछ पूछना है? सबको क्लियर है ना बेटा? एक तो लैग करता है यार। हाँ
तो सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी होंगी? बोले जो नॉन जीरो वैल्यूज होंगी उनको काउंट कर लीजिए। नॉन जीरो कितनी है? बोले 6 और 4 2, तो यही हो गई। अब इस वाले जीरो के लेफ्ट में कोई नॉन जीरो है? बोले हाँ, ये भी काउंट हो गई। इस वाले जीरो के लेफ्ट में हाँ है सर, ये दोनों भी काउंट हो गई। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो यार, अनिकेत, शुभम, रविलेश, है ना, शुभम कुमार, सब बताओ फटाफट। अगर आ रहा है तो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, सेकंड एग्जांपल आप बताएंगे। 300.00 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप बताएंगे फटाफट। बोले सर इसमें तो देखिए नॉन जीरो तो एक तो हो ही गई, अब इस जीरो के बगल में भी है, सबके इन सारे जीरोस के बगल में है। अरे बोलो हाँ, बस इतना देखना है कि उस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या नॉन जीरो वैल्यू है? बोले हाँ। तो 1 2 3 4 5, ये लो फिर से 5 है कि 6 है? 1 2 3 4 5, 3 2 5, फिर से कितने हो गए? 5। ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। अरे बताओ, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? बोलो बे, क्लियर है? एग्जाम्पल में आंसर बोलो। जैसे कि आ गया 213.40, कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हो गई? फिगर्स हो गई। बोले सर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 1 2 3 4 तो पहले से ही है, और इस जीरो के बगल में लेफ्ट में बहुत सारी वैल्यूज हैं नॉन जीरो, तो कितने हो गए? तो 1 2 3 4, फिर से हो गई 5। क्लियर है सबको? अरे बोलो यहाँ तक की बातें आ रही, समझ में नहीं आ रही है? नेक्स्ट देखो, फोर्थ आप ही को बताना है बेटा। कुछ वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ भाई, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? आंसर करिए, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो सर देखिए नॉन जीरो तो कितना है? 1 2 3 तो है ही है। बोले हाँ। इस वाले के बगल में कोई नॉन जीरो है ना? इस वाले के बगल में ना? इस वाले के बगल में यस। तो 1 2 3 4। अबे आंसर बोलो, यस यस ना करो, आंसर बोलो। इसमें देखो 3150.00400 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? फटाफट। 5 बोल रहा है रविलेश, क्या हो गया? अनिकेत 5 कैसे हो गए? 4 हुई ना। चलिए यह देखिए, नॉन जीरो कितनी है? बोले 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई। बोले हाँ। इसके जीरो के बगल में कुछ है नॉन जीरो? हाँ 5। इसके बगल में? हाँ, इस सबके ही बगल में हो गया 6। इसके बगल में भी सभी हो गई। तो बोले 1 2 3 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 9। अरे भैया क्लियर है? एक एग्जांपल और देखो, आंसर करो आप। 0.00000081 कितनी फिगर्स हो गई? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? हाँ भाई, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो बोले सर यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ इस जीरो के बगल में कुछ है। बोले यहाँ से यहाँ तक जीरो के बगल में कोई नॉन जीरो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक और ये 2 ही है। बोले 2 हैं, इनके इधर वाले जीरो में कोई भी लेफ्ट में नहीं है, इसलिए उनको काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ हो गया 8 और 1, ये हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आंसर मार्क करिए 2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है? पहला देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा? इसके पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि वैल्यूज विद डेसिमल। अब अगला जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ना चाहते हैं वैल्यूज सेकेंड केस, वैल्यूज विदाउट डेसिमल, जिसमें डेसिमल के बिना रिप्रेजेंट कराओ, विदाउट डेसिमल। ठीक है, फोकस करिए। वैल्यूज विदाउट डेसिमल का मतलब क्या है? देखो फोकस करो। जैसे कि उसमें रूल्स क्या है? नॉन जीरो जो होंगी, नॉन जीरो मतलब कि 1 से लेकर 9, उनको तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना ही करना है, सिग्निफिकेंट। और दूसरा है कि जितने भी ट्रेलिंग टेल में होंगे एंड हेडिंग जो हेड में होंगे, जीरोज, जितने भी शुरुआत में और आखिरी में जीरोज होंगे, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ओके सर। एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पहला मान लीजिए वैल्यू है 5.400809। हाँ भाई, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप आंसर करेंगे भाई, इसका आंसर आप करिए फटाफट।
ओह सॉरी, बिना डेसिमल का, सॉरी बिना डेसिमल का एग्जांपल देना आपको, ये नहीं करना, ये तो पुराना वाला हो गया। इसी का हम लोग लिख लेते हैं 50480480009। हाँ भाई, कितनी है इसमें बताइए, कितनी है? तो सर ये पॉइंट वाला नहीं है ना, इसको बताइए। तो यहाँ पर सर 1 2 3 4 ये तो है ही है नॉन जीरो वाले, और शुरुआत के जीरो और आखिरी के जीरो छोड़ के सब गिन ले लेंगे। तो बोले ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? बोले 7। फोकस करना। अगर दूसरा ऐसी मैं एग्जांपल बोलूँ, बोले ठीक है सर बोलिए। दूसरा एग्जांपल हो गया 50400000। हाँ भाई, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 50400000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आप ही बता दिए। हाँ भाई, अनिकेत, शुभम, 7। वेरी गुड बेटा। आगे वाले में बताओ नेक्स्ट, इसमें कितने होंगे? तो बोले सर नॉन जीरो तो काउंट करिए ही करिए 1 2, और जो आखिरी में 3 है वो नहीं काउंट करना है, बीच वाला जीरो काउंट कर लेना। तो बोले 1 2 3 हो गए। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कुल मिला के नॉन डेसिमल में शुरुआत के और आखिरी के जीरो छोड़ करके सब, देखो 3 0 7 बोल दिया इसने। 7 कहां से हो गया बे? अच्छा ये पहले वाले का 7 बोल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पे 5, देखो गलत बोल रहा हूँ बेटा शुभम, मैं बोला ना कि नॉन जीरो और बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, हेड के और ट्रेल के जीरो से हमें मतलब नहीं है। हेड में और ट्रेल में जो जीरोस होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं। फोकस करो, एक और करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बताना? 3080 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3080 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अनिकेत फिर से 5 बोल रहा है। अबे 5, मैंने क्या बोला कि ट्रेलिंग और हेडिंग जीरोस को काउंट नहीं करना है मेरे भाई, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं, बीच वाले सारे काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे काउंट करिए, यहाँ पे कितने जाएंगे? बोले 1 2, ये वाला मत काउंट करना, बस खाली ये वाला काउंट कर लेना। तो कितना हो जाएगा? तो बोले 1 2 3, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर है सबको ये बातें? तो ये हमारे आ गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉन जीरो में और नॉन डेसिमल में और डेसिमल में किस तरीके से रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ तक में आपको कोई डाउट हो तो आप बताइए फटाफट, फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें साइंटिफिक नोटेशन जो है वो किसके बराबर है? बोले जो भी वैल्यू होगा उसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा a इंटू 10 टू द पावर b में। यहाँ पर a क्या होगा? a शुड बी बिटवीन 1 2 लेकर के 1 से लेकर के 9 तक, बस इसके अलावा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस करेंगे। आप लोगों को आंसर्स को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता है, मेंस में धोखा खा जाते हैं, आपको यही नहीं समझ आता कि कैसे क्या करेंगे। ठीक है, फोकस करिए। तो यहाँ पर ये है खेल पूरा, आगे बात समझ में। ए की वैल्यू जो हमारी है, ए की जो वैल्यू है हमारी, अरे भैया हाँ बोलते रहो, सब जिंदा हो ना। तो ए की जो वैल्यू है हमारी वो 1 से 9 तक रहनी चाहिए, बी जितना भी हो वो हमसे मतलब नहीं, ए की वैल्यू 1 से 9 होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 17.24 किलो न्यूटन, ये आपको दिया हुआ है। इसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में नोटेशन जो है साइंटिफिक नोटेशन इसका क्या होगा? तो आपको 17 के फॉर्म में देना ही नहीं है, आपको तो वैल्यू कैसे देनी पड़ेगी? रिपीट। मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी आंसर होगा उसको ए कुछ इंटू में मल्टीप्लाई में 10 की पावर कुछ लगाना है। वो जो पहले वाला कुछ है ये 1 से 9 के बीच में रहना चाहिए बस। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? 17 दिख रहा है ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, 1.724, बस 1 से लेकर के 9 तक, इसके सिवा कुछ मत लिखना। 1.724 इंटू में कितना? 10 की पावर कितना लगाना पड़ेगा? बोले 10 का मल्टीप्लाई करिए तो 10 की पावर 1, इतने किलो न्यूटन। ये हमारा होगा इसका साइंटिफिक नोटेशन। सर ये सब चीज़ें हमको याद नहीं है, बचपन में पढ़ी थी कभी, लेकिन ठीक है समझ में आ जाएगा। अच्छा, यही साइंटिफिक नोटेशन अगर एमएम में जो है न्यूटन में देना होगा, न्यूटन में, तो कैसे दोगे? तो एक बात का ध्यान रखना, whenever unit is converted, whenever
जैसे पीछे कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिखाया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल में भी पूछ सकते हैं। व्हेन कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज डन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज डन, तो हमें फोकस ये रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदल जाने चाहिए, वो जितने हैं उतने ही रहने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड नॉट चेंज। वो हमारे नहीं बदल जाने चाहिए। क्लियर है बात? सर इसका क्या मतलब हुआ वो हम लोग देख लेंगे। कुल मिला के ये है। यहाँ पे बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सर यहाँ पे 1 2 3 4 थे, और देखो यहाँ पे भी वही है 1 2 3 4। यहाँ पे आओ, यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। अब किलो न्यूटन से न्यूटन में जाना ना, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.724 इंटू में 10 पहले से था। अब यहाँ देखो 10 पहले से था, किलो न्यूटन से न्यूटन में 1000 और आ जाएगा, तो 10⁻4 आ जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा 10⁻4। कन्वर्जन करने से उसमें कोई फर्क नहीं आया। वैल्यूज में हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अरे बोलो यार, क्लियर है? अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और दूं तो कर लोगे? बोले हाँ सर कोशिश करते हैं, आप बताइए। तो एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए आपका 1.780, ये क्या हो गया भाई, एक आपका है 1780 किलो न्यूटन। हाँ भाई, इसको आप रिप्रेजेंट करिए 104। कहाँ पे 104 कर दिया? 10⁻4। अच्छा 10⁻4 है। तो 1780 को आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोले 1.78। हाँ भाई, अब बताइए कैसे लिखेंगे? तो 1.78 लिखेंगे, यही है। अच्छा यहाँ पे 17.8 ऐसा कर लेते हैं, चलो ये अब बताओ। तो 17.80 था मान लीजिए, और अब बताइए आप कैसे लिखेंगे? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे पहले ये काउंट करो। तो कितने थे 1 2 3 और ये 0, तो कितने थे 4। ये 4 रहने चाहिए। आप ऐसा मत कर देना कि 1.78 लिख दो, इसमें 3 ही हो गए, तो 1.780 लिखना। अरे क्लियर है बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप चाहे जो कर लो। तो 17.80 था, यहाँ पे 10⁻10 आ गया किलो न्यूटन में। बोले ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर ये बात का ध्यान रखा था कि नहीं रखा था? ऊपर ये बात का ध्यान रखा था 17, हाँ सब ध्यान रखा था। वैसे ही यहाँ पर भी ध्यान रखना है। अगर इसी को आपको मेगा न्यूटन में बोलेगा करने के लिए, तो कैसे करोगे? हाँ भाई, मेगा न्यूटन में कितना आएगा? तो बोले जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो वही रहेगा, तो 1 से लेकर रहेगा इंटू में साइंटिफिक नोटेशन। तो बोले किलो न्यूटन से मेगा न्यूटन में जाने के लिए 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 ऊपर है 3 नीचे है, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा 10⁻²। इस तरीके से आपके ये साइंटिफिक जो है नोटेशंस आते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें? इसी में एक क्वेश्चन और आता है, ऑर्डर ऑफ दिस नोटेशन। ऑर्डर इसका कितना होगा? ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, जो भी लिखा हुआ है। तो ये जो भी हमारा शुरुआत के बाद जो लिखा होता है ना, जैसे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना, तो जैसे अगर इसका देखें 1.780 इंटू 10⁻² है, मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है 1.780 इंटू 10⁻3 मान लेते हैं, तब आपको सही समझ में आएगा। तो 4 न्यूटन हो जाएगा ये। तो आप जरा बताइए कि इसमें इसका ऑर्डर कितना होगा? तो इसका ऑर्डर जो होगा इसका वो कितना होगा 10⁻4। ऑर्डर जो होगा, ये जो 10⁻4 के साथ में लिखा होता है, इसको बोलते हैं इसका ऑर्डर, इस साइंटिफिक नोटेशन का ऑर्डर। क्लियर है? तो यहाँ तक की हमने आज बात कर ली है। हम लोग वापस से देख लेते हैं कहाँ से पिक्चर शुरू करी और कहाँ पे ख़त्म कर दी है। फोकस करिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है रिवीजन करना। हम लोगों ने बात आज मोमेंटम की करी थी, कहीं ना कहीं हम लोगों ने बात करी थी आज मोमेंटम की, कि मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है ना। बात मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ हम लोगों ने फॉर्मूलोज के बारे में देखा था। तो लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था, सारी चीज़ों का। हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि टॉर्क क्या होता है। बोले टॉर्क हमारा, जैसे कि अभी कोई पूछ रहा था फिर से, टॉर्क क्या होता है? बोले चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एरर की बात करी थी, कि जो भी स्केल में हम लोग रीडिंग लेते हैं उसमें कहीं ना कुछ इनएक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी रह जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरर। फिर हम लोगों ने बात करी थी प्रिसीजन और एक्यूरेसी की, उसकी बात कर ली थी। बोले जो वैल्यू, यहाँ पे बात करी होगी ये, तो बोले जो वैल्यू हमारी ज़्यादा करीब रहती है सही वाले की, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट। और जो वैल्यू हमारी ज़्यादा जो है उसमें लिमिट पॉइंट्स तक लेकर के जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोर प्रिसाइज, है ना। इस तरीके की बातें हम लोगों ने करी। फिर अलग अलग एरर पढ़
पढ़ ली, एक पढ़ी सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, बोले स्केल की वजह से या फिर किसी और कारण से लगातार होती जा रही है। फिर हम लोगों ने पढ़ी रैंडम एरर क्या होती है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग बार बार मिल सकती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लीस्ट काउंट क्या होता है, उस चीज़ की वजह से जो एरर हो गई वो लीस्ट काउंट एरर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ये भी हम लोगों ने बात कर ली। पॉजिटिव नेगेटिव करेक्शन वगैरह की सारी बातें कर ली। एरर्स ऐड होती है, ये भी हम लोगों ने बात कर ली। सिग्निफिकेंट की बात कर ली कि अगर नॉन जीरो होगा तो बोले जो भी जीरो है अगर उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है तो उनके लेफ्ट में कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं चाहिए, और जो नॉन जीरो उसको तो काउंट कर ही लेंगे। और अगर हमारा वैल्यू कैसी है, बोले अगर वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं अगर हमारी बिना डेसिमल वाली वैल्यू है तो हेड और टेल वाले जीरो को छोड़ के सब कुछ काउंट कर लेंगे। दैट्स द साइंटिफिक नोटेशन जो कि हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और देखिए बढ़िया से पढ़ाई करिए, है ना। बात यह है कि इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको अगर कायदे से पढ़ाई करनी तो बता दूं 9 से 11 क्लास चल रही है ऑलरेडी, एसएससी जेईई के बैच में चल रही है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की हमारे और भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, रैंक इंप्रूवमेंट के बैच, गेट डीएससी वगैरह के लिए। तो आप उसमें आइए, कोर्स को कंप्लीट करिए। अभी 6:30 से 7:30 हम लोग क्लास लेंगे सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चन की। तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन सब कुछ है, बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि हम आपको अपने आप दे ही दे रहे हैं। पर आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा। अगर आप सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ेंगे तो बताया ना कि गधों की भीड़ है, चाहे जैसे आप इधर उधर भागते रहो। आपको एक प्रॉपर फोकस करके, एग्जाम को फोकस करके, उस पर फोकस करके कायदे से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना होगा, कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना होगा। तो ये बातों पे आप फोकस रखेंगे। जिनको किसी को सब्सक्रिप्शन वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए तो सब्सक्रिप्शन का मैं बता देता हूँ कि आप ध्यान रखिए कि प्लस के सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस हमारी लगातार चल रही हैं, पूरा शेड्यूल ऑलरेडी वहाँ पर है। तो मेरी आपसे यही राय है कि शेड्यूल के हिसाब से पढ़िए। आप 3 फैकल्टी 2 फैकल्टी कम से कम रखिए, 3 फैकल्टी, और उनका शेड्यूल आप पूरा कॉपी कर लीजिए। हमारी पूरी टीम है, सिविल की ओरिजिनल खुद की टीम है, ठीक है। आपको उसमें अलग अलग सब्जेक्ट जिससे भी जो पढ़ना है, आपको एकदम पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आपको जिसका पसंद है उसका पढ़ सकते हैं। आपको ये भी पता है कि कई लोगों को ये डाउट हो जाता है कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जिससे ले लेंगे हमको उसी से पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, किसी से भी पढ़िए, बस आप पढ़िए, तबीयत लगा करके पढ़िए। अलग अलग क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैच चल रहा है, वीकली टेस्ट हो रहे हैं। अभी जैसे आज ही जियोटेक की सुबह जो है टेस्ट था, है ना। तो और डाउट क्लियरिंग क्लास हमारी चल रही है, हर चौथे वाली डाउट क्लियरिंग क्लास होती है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर चाहिए वो आपको सारी की सारी मिल रही है। आप अच्छे से बस खाली प्रिपरेशन करिए, और आपको जो भी आपको मेरी तरफ से जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हम लोग 6:30 से 7:30 फिर से मिलेंगे।